नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास की एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1971 के एक ऐसे कोवर्ट नेवल मिशन की जिसने बिना शोर मचाए एक पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। तो चलिए सीधे उस रात में चलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर क्या खेल चल रहा था। तो सीन कुछ ऐसा है। 14 अगस्त 1971 का दिन यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। जश्न का खुमार अभी उतर ही रहा है और 15 अगस्त की रात का 1 बज चुका है। आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव बंदरगाह पर एकदम सन्नाटा है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक परिंदा भी पर ना मार सके। सर्च लाइट्स लगातार पानी को चीर रही हैं और रडार पूरी तरह एक्टिव हैं। वहां MV अल अब्बास जैसे विशाल मालवाहक जहाज लंगर डाले खड़े हैं जो भारी हथियारों और गोला बारूद से लदे हैं। सब कुछ शांत है और फिर रात 1:45 पर अचानक बिना किसी वार्निंग के ये लोहे के विशाल जहाज पानी के नीचे से फटने लगते हैं। एक या दो नहीं, पूरे 45 जहाज। जी हाँ, एक ही रात में 45 विशाल जहाजों के परखच्चे उड़ गए। हैरानी की बात देखिए, आसमान में दुश्मन का एक भी फाइटर जेट नहीं था। पानी के नीचे सोनार पर किसी पनडुब्बी का कोई नामो निशान तक नहीं था। कोई हवाई हमला नहीं हुआ, कोई टॉर्पीडो नहीं दागा गया। बस एक के बाद एक भयानक धमाके और ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए वो विशालकाय जहाज। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक पर बिना एक भी गोली चलाए इतनी बड़ी तबाही आखिर मचाई किसने? ये बिल्कुल असंभव सा लगता है ना? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इस घटना से कुछ महीने पीछे जाना होगा। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें उस समय की रणनीतिक और भू राजनीतिक दुविधा पर नजर डालनी होगी। दरअसल मार्च 1971 के आसपास एक बहुत बड़ा शक्ति असंतुलन था। एक तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान जिसके हाथ में पूरी शासन सत्ता और मिलिट्री कंट्रोल था, और दूसरी तरफ था पूर्वी पाकिस्तान जहां विशाल आबादी और संसाधन तो थे लेकिन अधिकार नहीं। जब पूर्वी हिस्से ने अपने हक की मांग की तो जवाब में उन पर ऑपरेशन सर्चलाइट नाम की एक क्रूर सैन्य कार्रवाई थोप दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया और लाखों लोग जान बचाने के लिए सीमा पार करके भागने लगे। अब भारतीय नेतृत्व के सामने एक अभूतपूर्व संकट आ खड़ा हुआ था। लाखों शरणार्थियों के आने से अर्थव्यवस्था पर भयंकर दबाव पड़ रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना था कि भारत खुले तौर पर युद्ध की घोषणा भी नहीं कर सकता था। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, दुश्मन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट देना। क्योंकि देखिए, कोई भी सेना बिना राशन, तेल और हथियारों के तो लड़ नहीं सकती, और ये सारी रसद समुद्र के रास्ते जहाजों से आ रही थी। बिना किसी खुले नौसैनिक हमले के इन जहाजों को रोकना, इसी नामुमकिन सी चुनौती ने एक बेहद असाधारण योजना को जन्म दिया। इस असंभव से दिखने वाले काम को अंजाम देने के लिए एक बेहद सीक्रेट टीम को इकट्ठा करने का फैसला लिया गया। नेवल इंटेलिजेंस ने एक बेहद साहसिक और लीक से हटकर प्रस्ताव रखा। उन्होंने तय किया कि इस मिशन में नौसेना के जवानों को नहीं बल्कि मुक्ति वाहिनी के उन आम युवाओं को भेजा जाएगा जो कल तक सिर्फ छात्र, किसान या मछुआरे थे। लेकिन एक दिक्कत थी, इनके पास कोई मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं था। फिर अचानक किस्मत ने पलटी मारी। फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे पाकिस्तानी नौसेना के 8 बंगाली पनडुब्बी विशेषज्ञों ने बगावत कर दी। ये लोग अपनी जान पर खेलकर वहां से भागे और सीधे भारत पहुंचे। इन 8 विशेषज्ञों का आना इस पूरे मिशन के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद मई 1971 में भागीरथी नदी के किनारे एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप स्थापित किया गया, जिसे नाम दिया गया कैंप प्लासी। यहाँ 400 से 500 युवाओं को चुना गया। लेकिन इस कैंप में एंट्री की शर्तें रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। उन्हें सिर्फ तैरना ही नहीं आना चाहिए था, बल्कि उनके अंदर मौत का बिल्कुल भी खौफ नहीं होना चाहिए था। साफ शब्दों में कहें तो ये एक सुसाइड मिशन था, जहां से जिंदा वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। अब बारी थी इन युवाओं को तैयार करने की। उनकी भयानक ट्रेनिंग और उनके उस खास हथियार को समझना भी बेहद जरूरी है। इन लड़कों को जो ट्रेनिंग दी गई वो किसी भी इंसान की सहन शक्ति की परीक्षा ले सकती थी। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के घंटों पानी के नीचे रहना और तेज ज्वार वाले अंधेरे पानी में सिर्फ एक पतली सी नली के सहारे सांस लेना। और उनका मुख्य हथियार लिम्पिट माइन। ये कछुए के आकार का एक छोटा सा बम होता है जिसके बेस पर बेहद शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं और अंदर एक केमिकल टाइमर होता है। सबसे खौफनाक बात ये थी कि इस टाइमर का काम करना पानी के तापमान पर निर्भर करता था।
मतलब ये कभी 30 मिनट में फट सकता था तो कभी 2 घंटे में। कोई सटीकता नहीं। जरा इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचिए। पहले तो पानी के नीचे मीलों तक तैरकर दुश्मन के जहाज तक पहुंचना, फिर उस भारी चुंबक वाले बम को लोहे के जहाज के पेंदे पर चिपकाना और अंत में सेफ्टी पिन खींचना। पिन खींचते ही केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता था। अगर टाइमर ने उम्मीद से जल्दी काम कर दिया तो वही पानी उस कमांडो की कब्र बन जाता। ये लिटरली हर एक सेकंड मौत से खेलने जैसा था। ट्रेनिंग तो पूरी हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था बिना पकड़े गए हमले का सिग्नल देना। अगस्त आते आते इन कमांडोज को पूर्वी पाकिस्तान के अलग अलग बंदरगाहों के पास सीक्रेटली तैनात कर दिया गया था। अब एक साथ हमले का आदेश देना था। उस समय मोबाइल फोन तो थे नहीं और वॉकी टॉकी इस्तेमाल करने का मतलब था दुश्मन के रडार में आ जाना। तभी भारतीय नौसेना ने कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका निकाला जो किसी के भी होश उड़ा दे। ऑल इंडिया रेडियो पर बजने वाले गाने। 13 अगस्त की सुबह आकाशवाणी से एक बंगाली गाना बजा, आमार पुतुल आज के प्रथम जाबे ससुर बारी, जिसका मतलब है मेरी गुड़िया आज पहली बार अपने ससुराल जाएगी। आम जनता के लिए ये सिर्फ एक सुरीला गीत था, लेकिन पानी में छिपे उन कमांडोज के लिए ये एक सीधा कोड था, स्टैंड बाय, अगले 24 घंटे के अंदर हमला करना है। और फिर ठीक अगले दिन 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब रेडियो पर दूसरा गाना बजा, आमे तुम्हारे जो तो सुने छिलेम गान, यानी मैंने तुम्हें जितने भी गीत सुनाए। इस गाने का सीधा सा मतलब था हमला आज रात ही करना है। बस इसी एक गाने ने 4 अलग अलग बंदरगाहों पर एक साथ होने वाले इतिहास के सबसे बड़े नेवल सैबोटाज का ट्रिगर दबा दिया। उस रात की घुसपैठ सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रात की ठंड से बचने और दुश्मन की पकड़ से फिसलने के लिए कमांडोज ने अपने पूरे शरीर पर तेल और ग्रीस लगा लिया। पैरों में रबर के फिन्स, कमर पर खंजर, थोड़ा सूखा खाना और सीने से बंधी वो मौत की मशीन। गश्ती नामों की तेज सर्च लाइट से बचते हुए पानी की सतह के ठीक नीचे सिर्फ एक पतली नली से सांस लेते हुए उन्हें मीलों तैरना था। जहाज़ों के बिल्कुल करीब पहुंचकर उन्होंने काई साफ की और माइंस लगा दी। अब उनके पास वहां से भागने के लिए सिर्फ 45 मिनट थे। और फिर इस खामोश युद्ध ने अपना वो असर दिखाया जिसे दुनिया शायद ही कभी भुला पाए। 15 अगस्त रात 1:45 बजे चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज बंदरगाहों पर एक साथ भयानक धमाके गूंज उठे। एक ही रात में 45 विशालकाय जहाज या तो डूब गए या हमेशा के लिए कबाड़ बन गए। दुश्मन के करीब 1 लाख टन हथियार और रसद पानी में समा गए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भौतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक था। जो सेना खुद को अजेय समझती थी, उसका घमंड चकनाचूर हो गया। उन्हें लगने लगा कि वे अब पानी, जमीन या हवा कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये एक ऐसा तगड़ा वार था जिसने रातों रात समीकरण बदल दिए। तो इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ऑपरेशन जैकपॉट ने दुश्मन की सप्लाई लाइनों को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया था। दिसंबर 1971 में जब आधिकारिक युद्ध शुरू हुआ, तब तक दुश्मन की कमर टूट चुकी थी। इन 500 से ज्यादा अनजान नायकों ने, जिन्होंने कभी कोई वर्दी नहीं पहनी, महीनों पहले ही युद्ध का नतीजा तय कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 को जब 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले, तो उस ऐतिहासिक जीत की सबसे मजबूत नींव उन्हीं खामोश गोताखोरों ने रखी थी। यह एक ऐसा युद्ध था जहां शोर तो सिर्फ धमाकों का था, लेकिन असली बहादुरी बिल्कुल खामोश थी। हम इतिहास की किताबों में बड़े जनरल्स और नेताओं के नाम तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन उन आम लोगों का क्या, जिन्होंने बिना किसी पहचान के खामोशी से दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया? क्या हमारे इतिहास के पन्नों में ऐसे और भी खामोश ऑपरेशंस छुपे हैं जिनके बारे में हमें आज तक भनक भी नहीं लगी? इस सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये ऐतिहासिक सफर आपके लिए भी उतना ही रोमांचक रहा होगा।